नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नोएडा प्राधिकरण ने ईंधन बचत और संसाधनों के संतुलित उपयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण ने कार्यालय में प्रयोग होने वाले हल्के और भारी वाहनों की संख्या में 20% तक कटौती करने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक नोएडा की सड़कों पर सफाई कार्य में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के साथ साथ कार्यालय तक आने जाने में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या भी कम की जाएगी। प्राधिकरण का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ईंधन की बचत करना और अनावश्यक वाहन संचालन को नियंत्रित करना है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ करुणेश ने बताया कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा बचत की आवश्यकता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सीईओ ने कहा कि देश हित में ईंधन की बचत बेहद जरूरी है और इसी दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने अपने स्तर पर वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि हल्के और भारी दोनों तरह के वाहनों में कटौती की जाएगी, जिससे डीजल और पेट्रोल की खपत कम होगी। प्राधिकरण का मानना है कि इस फैसले से न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। साथ ही सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग और खर्चों में कमी लाने की दिशा में भी ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उत्तर भारत का बड़ा एयर कार्गो और लॉजिस्टिक हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एयर कार्गो ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड, एयर इंडिया, एसटीएएस एयरपोर्ट सर्विसेज और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस साझेदारी के तहत एफकॉम होल्डिंग्स अपने कार्गो विमान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेस करेगी। इससे एयरपोर्ट पर कार्गो संचालन को बड़ा विस्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन का दावा है कि यह समझौता नोएडा एयरपोर्ट को उत्तर भारत के प्रमुख एयर कार्गो और लॉजिस्टिक्स सेंटर के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। बताया जा रहा है कि इस साझेदारी के तहत कार्गो मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखते हुए मजबूत नेटवर्क प्लान तैयार किया जाएगा। इसके जरिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो मूवमेंट को बेहतर बनाया जाएगा। एफकॉम फिलहाल बोइंग 737-800 मालवाहक विमानों के जरिए कई अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर सेवाएं दे रही है। अब नोएडा एयरपोर्ट को बेस बनाने से एयर कार्गो ऑपरेशन को नई गति मिलने की संभावना जताई गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि इस साझेदारी से ग्लोबल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, क्षेत्रीय सप्लाई चेन को फायदा मिलेगा और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और एनसीआर क्षेत्र में उद्योग, निर्यात और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। फिलहाल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के सबसे आधुनिक और रणनीतिक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है, जहां भविष्य में बड़े पैमाने पर कार्गो मूवमेंट होने की संभावना है। वहीं यूपी के जनपद हापुड़ में जिलाधिकारी कविता मीना ने गुरुवार को हाफिजपुर क्षेत्र के गांव अकड़ौली में निर्माणाधीन नवीन कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के अनुसार हो रहे कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम कविता मीना ने निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के अंदर पूरा कराया जाए और गुणवत्ता के मानकों से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। डीएम ने कहा कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही सामग्री और तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या सामने न आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय समय पर निर्माण कार्यों की निगरानी की जाए और हर चरण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं और कार्य प्रगति से जुड़ी जानकारी भी ली गई। डीएम ने कार्यदायी संस्था को साफ शब्दों में कहा कि सभी निर्माण कार्य शासन की गाइडलाइन और तय मानकों के अनुसार पूरे किए जाएं। कविता मीणा ने कहा कि निर्माणाधीन नवीन कारागार का कार्य शासन की प्राथमिकता में शामिल है और इसे समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक काफी देर से टावर के ऊपर चढ़कर हंगामा कर रहा, तो स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद जारचा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक नशे की हालत में टावर पर चढ़ गया और युवक लगातार ऊपर से शोर शराबा और हंगामा कर रहा था, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही संबंधित विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही और युवक को समझाकर नीचे उतारने की कोशिश की गई। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार युवक से बातचीत कर रहे हैं ताकि उसे शांत कर सुरक्षित नीचे लाया जा सके। एहतियात के तौर पर टावर के आसपास लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में लगी आग पर दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पूरी तरह से काबू पा लिया।
आग लगने की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जानकारी के मुताबिक प्लॉट नंबर 222 उद्योग केंद्र इकोटेक 3 स्थित कंपनी के प्रथम तल पर अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई और घटना की गंभीरता को देखते हुए फायर स्टेशन इकोटेक तृतीय सूरजपुर और फेज 2 नोएडा के कुल 3 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग की लपटें और धुआं काफी दूर तक दिखाई दे रहा था, जिसके चलते आसपास की कंपनियों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। अग्निशमन अधिकारी योगेंद्र चौरसिया की मौजूदगी में रेस्क्यू और राहत अभियान चलाया गया। दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका और काफी प्रयासों के बाद उस पर पूरी तरह काबू पा लिया। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और कंपनी में सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा रही है। वहीं शामली जिले के थाना भवन क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में थाना भवन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 22 पौवे अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक NP सिंह के निर्देश पर जिले भर में अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना भवन पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 22 पौवे अवैध देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान तसव्वुर पुत्र मुस्तकीन निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना भवन जनपद शामली के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। वहीं क्षेत्र में लगातार अवैध शराब बरामद होने की घटनाओं ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव और कस्बों तक अवैध शराब का नेटवर्क आखिर किसके संरक्षण में फैल रहा है, ये बड़ा सवाल है। वहीं थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को बड़ी गति देते हुए ग्राम कादरगढ़ में थाना भवन मुजफ्फरनगर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। लोक निर्माण विभाग की तरफ से लगभग 17 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने विधिवत नारियल फोड़कर और फीता काटकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि थाना भवन मुजफ्फरनगर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और अन्य जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और लोगों ने सड़क निर्माण कार्य को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। वहीं थाना भवन क्षेत्र में बीती रात आई तेज आंधी और बारिश के बाद सड़क किनारे गिरे पेड़ों को हटाने को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। थाना भवन चरथावल रोड पर गाँव ख्याबड़ी के पास सड़क से पेड़ हटाने की कार्रवाई पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि यातायात सुचारू कराने की आड़ में वन विभाग और ठेकेदारों ने मिलकर कीमती लकड़ी गायब कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक आंधी के दौरान सड़क किनारे कई बड़े और मोटे पेड़ गिर गए थे। आरोप है कि देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली और मशीनों की मदद से पेड़ों को हटाया गया, लेकिन बाद में ग्रामीणों को बताया गया कि सिर्फ टहनियाँ हटाई गई थी। लोगों का कहना है कि अगर केवल टहनियाँ हटी थी तो फिर भारी मशीनों और ट्रैक्टर ट्रॉली की जरूरत क्यों पड़ी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क साफ कराने के नाम पर कीमती लकड़ी ठेकेदारों को सौंप दी गई और सरकारी रिकॉर्ड में केवल टूटे हुए अवशेष दिखाकर मामले को दबाने की कोशिश की गई। गांव के लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में लकड़ी हटाने की जल्दबाजी ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि सड़क से हटाई गई लकड़ी आखिर सरकारी गोदाम तक पहुंची या सीधे ठेकेदारों के ठिकानों तक भेज दी गई। पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं जब इस मामले में वन विभाग के अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सड़क साफ करवाना जरूरी था और लेबर को भुगतान की व्यवस्था करनी पड़ती है। अधिकारी के इस बयान के बाद लोगों के बीच और भी सवाल खड़े हो गए। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, हटाई गई लकड़ी की वास्तविक मात्रा, उसकी कीमत और उसे कहां भेजा गया इसका खुलासा करने की मांग की है। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं शामली जिले के थाना भवन क्षेत्र में एक निजी अस्पताल पर प्रसव के दौरान गंभीर लापरवाही के आरोप लगे। आरोप है कि इलाज में कथित लापरवाही के चलते एक महिला की बच्चेदानी तक निकालनी पड़ गई। अब पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, जबकि किसान संगठन ने मामले को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दे दी है। गांव मानिकपुर निवासी रजनीश उर्फ राजू राणा ने
किसान नेताओं के साथ प्रेस वार्ता कर बताया कि 11 अप्रैल की रात उनकी पत्नी रेखा को प्रसव पीड़ा होने पर कैराना रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि रात भर महिला की हालत बिगड़ती रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन लगातार सब ठीक होने का भरोसा देता रहा। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने महिला को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही तो उन्हें रोक लिया गया। पति के अनुसार सुबह बच्चे का जन्म तो हो गया, लेकिन इसके बाद महिला की हालत बेहद गंभीर हो गई। मामला बिगड़ता देख अस्पताल प्रशासन ने महिला को पानीपत रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पानीपत के अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की जान बचाने के लिए उसकी बच्चेदानी निकाल दी। परिवार का दावा है कि महिला की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उसे बचाने के लिए 18 यूनिट ब्लड और प्लाज्मा तक चढ़ाना पड़ा। घटना के बाद परिवार मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। पीड़ित पति का कहना है कि अगर समय रहते सही इलाज मिलता तो उसकी पत्नी को जिंदगी भर का दर्द नहीं झेलना पड़ता। मामले को लेकर किसान संगठनों में भारी नाराजगी है। किसान नेता लाल ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग पर निजी अस्पतालों को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि शिकायतों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषी डॉक्टरों और अस्पताल पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 19 मई से जिला चिकित्सालय पर बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं नोएडा से अगली बड़ी खबर, जहां महर्षि संस्थान ट्रस्ट की करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन बेचने के आरोपों को लेकर ईडी ने दिल्ली, नोएडा और बुराड़ी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह मामला एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन की संपत्तियों की कथित फर्जी बिक्री से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ट्रस्ट की जमीन को फर्जी अथॉरिटी लेटर और नकली दस्तावेजों के सहारे बेचने का रैकेट चलाया जा रहा था। इस मामले में जी रामचंद्र मोहन और आकाश मालवीय को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। आरोप है कि फर्जी कागजात तैयार कर करोड़ों रुपए की जमीन के सौदे किए गए और कई लोगों को गुमराह किया गया। ईडी अब इस पूरे मामले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है। एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि जमीन सौदों से जुड़े पैसों का लेन देन कहां हुआ और इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी एजेंसी के हाथ लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन के सौदे करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल एजेंसी पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं शामली में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की तरफ से ब्राह्मण समाज पर दी गई कथित टिप्पणी को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। भाजपा नेता बॉबी शर्मा के आह्वान पर ब्राह्मण समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के लोगों ने उक्त टिप्पणी कर गहरा रोष व्यक्त किया। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि राजकुमार भाटी की कथित टिप्पणी ब्राह्मण समाज का अपमान है और इससे समाज में आक्रोश का माहौल है। तो वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की अभद्र और विवादित टिप्पणियां समाज में वैनस्य फैलाने का काम करती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि मामले को लेकर जनपद शामली के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही मांग की गई कि राजकुमार भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ब्राह्मण समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन की तरफ से जल्द उचित कार्रवाई नहीं की गई तो समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बैठक में वक्ताओं ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना ने पार्टी का वास्तविक चेहरा सामने ला दिया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। इनमें डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, देवेंद्र शर्मा, रविंद्र शर्मा, सुभाष शर्मा, मुकेश शास्त्री, आशीष शर्मा, एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, बॉबी शर्मा समेत कई प्रमुख लोग शामिल रहे। जय परशुराम। आज निज आवास पर एक ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन का विषय रहा समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता जिसका नाम राजकुमार भाटी है, वह हमारे ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। हमेशा उसका काम रहा है समाज के साथ छेड़खानी करना और दूसरे समाजों पर अभद्र टिप्पणी करना। आज ब्राह्मण समाज की इस मीटिंग में ये तय किया गया कि उप जिलाधिकारी महोदय जिला शामली को एक विज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें उस पर मुकदमा दर्ज कराकर कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का निर्णय लिया गया। और ऐसा अभद्र टिप्पणी करना, इस तरीके का आचरण समाजवादी पार्टी के द्वारा जो निरंतर किया जाता है, उसका भी घोर निंदा की गई और विरोध किया गया। आज ये तय हुआ कि समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, अगर किसी ने कोई टिप्पणी करने का या किसी भी तरीके की कोई बात कहने का काम किया तो उसके खिलाफ
ब्राह्मण समाज हमेशा सड़कों पर उतरेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई कराएगा। ब्राह्मण समाज। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया। नई मंडी थाना क्षेत्र के सावली जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। घायल होने के बाद आरोपी मौके पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ भी दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शाहरुख पर नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप है। इसके साथ ही उसके खिलाफ धर्म परिवर्तन से जुड़े आरोपों में भी मुकदमा दर्ज बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिलने के बाद टीम ने इलाके में घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरता देख आरोपी ने फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में शाहरुख के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। इस मामले में सीओ नई मंडी राजू कुमार सौ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। आज शाम तकरीबन 6:30 बजे थाना नई मंडी पर थाना क्षेत्र नई मंडी के मखेली गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसके नाबालिग भतीजी को दूसरे धर्म का एक व्यक्ति जिसका नाम मोनू शाहरुख है बहला फुसलाकर धर्मांतरण के उद्देश्य से शादी करने के लिए लेकर भाग गया है। वह 12 तारीख के तकरीबन 4 बजे सुबह लेकर भागा था। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरण तथा धर्म परिवर्तन के कठोर मुकदमे में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल युवती के बरामदी के लिए तथा अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन करके क्षेत्र में रवाना कर दिया गया। टीमों के लगातार प्रयास से मात्र 2 घंटे के भीतर अपहृत युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया। जब उससे पूछताछ पूरी जानकारी की गई तो वो बता रही थी कि उसी मखियाली गांव का रहने वाला दूसरे धर्म का जो ये मोनू है उसने धर्मांतरण के उद्देश्य से उसे शादी करने का दबाव देकर बहला फुसला कर लेकर भाग गया था और आज उसे भोपा अंडरपास के पास छोड़कर भाग गया है। इस पे नई मंडी पुलिस की टीम ने उस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हो गई। उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। जगह जगह पर कड़ी चेकिंग की कार्रवाई शुरू की गई। मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि उस अभियोग में जो व्यक्ति नाबालिग युवती को लेकर भागा था वह पुलिस के डर से लुक छुप कर साहौली के पास कच्चे रास्ते पे छिपा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस की टीम उस व्यक्ति को बताए गए स्थान पर घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देख बदमाश ने एकाएक जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने जब आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लगी। जब उससे पूरे उसके प्रकरण के बारे में पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम पहले मोनू शाहरुख पुत्र फैयाज मखियाली का रहना बताया है। आज शाम वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकश बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गड़ी जंगलों में हुई इस कार्रवाई में एक गौकश बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश की पहचान सोनू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने जंगल क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर XUV कार चढ़ाने की कोशिश की और मौके से भागने का प्रयास भी किया। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तरफ से जानलेवा हमला किए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें सोनू के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। वहीं पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान चलाकर उसके साथ ही मोबिन को भी गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक XUV कार, 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार दोनों आरोपी सोनू और मोबिन पर पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और वो लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल बताए जा रहे हैं। इस मामले में CO बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उनके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। मुठभेड़ के बाद इलाके में पुलिस ने सघन तलाशी अभियान भी चलाया और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज घड़ी सखावत, मैं फोर्स के एक क्राउन पब्लिक स्कूल पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक गाड़ी XUV आती हुई दिखाई दी। उसको रुकने का इशारा किया, वो रुकी नहीं और आगे मंदवाड़ा की तरफ तेज़ी से की तरफ भागी। वहाँ पर एक गन्ने के मेड़ के पास वो फिसली और एक तरफ झुक गई खेत में और उसमें से 2 बदमाश थे
उन्होंने पुलिस वाले को अपने पास आता हुआ देख करके उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने के लिए सिर्फ फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में, सूक्ष्म फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसको घायल अवस्था में CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में उसका नाम भूरा उर्फ सोनू, ये लिसाड़ी गेट का रहने वाला है। और दूसरा जो एक बदमाश था मोबिन, वो गन्ने के खेत में छिप गया, उसकी कामगी की गई है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से 315 बोर के देसी तमंचे, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, साथ में XUV गाड़ी। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इस कड़ी में नगर कोतवाली क्षेत्र के चरथावल मार्ग पर पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 20,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर नितिन गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज रात 10:30 बजे चौकी इंचार्ज रामलीला टीला अपनी टीम के साथ काली नदी के पुल पर चेकिंग कर रहे थे। चरथावल रोड से एक संदिग्ध बाइक, उस पर एक सवार आता हुआ नजर आता है। पुलिस उसको रोकने का प्रयास करती है। वह कच्चे रास्ते से नियाजुपुरा की तरफ अपनी बाइक मोड़ लेता है और पुलिस पर फायर करता है। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने उस पर फायर किया, वह फिसल के गिर जाता है और उसको एक गोली पैर में लगती है। मजरूब को अस्पताल ले जाया जा चुका है, उपचार किया जा रहा है। फील्ड यूनिट की टीम बुलाई जा रही है। अब तक की पूछताछ से पता चला है इस व्यक्ति का नाम नितिन उर्फ हरिओम है। यह हमारे जनपद से 20,000 रुपए का इनामी है। इस पे गैंगस्टर के मुकदमे हैं, गैंगस्टर से भी विवाद चल रहा है हमारे एक मुकदमे में थाना कोतवाली नगर से। इसके अलावा इस पे पूरे प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा मुकदमे हैं, वाहन चोरी, लूट। वहीं बुलंदशहर में रास्ते के मामूली विवाद ने उस समय तनावपूर्ण रूप ले लिया जब हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने खुलेआम हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। घटना थाना खानपुर क्षेत्र के ग्राम माधवगढ़ की बताई जा रही है, जहां दो पक्षों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को डराने के लिए खुलेआम हवा में फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई। आज दिनांक 14 मई की रात लगभग 8:30 बजे थाना खानपुर के ग्राम माधवगढ़ में हवाई फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच से यह तथ्य सामने आया कि दो सजातीय पक्षों के बीच में रास्ता निकालने को लेकर आपसी विवाद हुआ है। विवाद के बाद ही एक पक्ष के द्वारा हवाई फायरिंग की गई। इस पूरे प्रकरण में तहरीर प्राप्त हो गई और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा हवाई फायरिंग करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है तथा शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया और टीमें गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं। पूरे प्रकरण में तो भीषण तूफान और तेज आंधी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। रात से लेकर अब तक कई गांवों में बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक चौकड़ा, न्यामू, बिरालसी समेत आसपास के दर्जनों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। बिजली पुल गुल होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट भी गहरा गया है। मोटर और ट्यूबवेल बंद होने से पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। वहीं पशुओं के लिए चारा कटिंग करने में भी किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में आए भीषण तूफान के बाद बिजली लाइनें और उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग की ओर से सप्लाई बहाल नहीं की जा सकी है। लगातार बिजली बाधित रहने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बिजली सप्लाई शुरू नहीं की गई तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।